हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, आज है 25 जनवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 24 जनवरी को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब बात आती है इम्पोर्टेंट डे की, तो देखते हैं जनवरी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व ब्रेल दिवस हम 4 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 जनवरी को कौन सा विश्व प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, उसके बाद आता है 10 जनवरी और 10 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। उसी के तहत आता है कि अगर खाली हिंदी दिवस आ जाए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को खाली हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस है तो 10 जनवरी को, अगर खाली हिंदी दिवस है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता है। और वो कहाँ पर होता है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर होता है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिएगा, इसी कारण 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? तो ये है मॉरिशस के अंदर है हिंदी सचिवालय। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम 12 जनवरी को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब की बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका आयोजन 12 जनवरी से 16 जनवरी तक किया गया है। और इसका होस्ट किसने किया है? इसका होस्ट था पुडुचेरी, इसका होस्ट है। और उसके बाद देखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम थी सशक्त युवा सक्षम भारत, सशक्त युवा सक्षम भारत इसकी थीम थी। ठीक है, उसके बाद बात आती है पुडुचेरी की। तो जो पुडुचेरी है, इसके अंदर कितने जिले हैं? तो इसके अंदर 4 जिले हैं। पुडुचेरी यहाँ लिख देती हूँ मैं। पुडुचेरी के अंदर कितने जिले हैं? तो 4 इसके अंदर जिले हैं, माहे, यनम, कराईकल और एक है पौंडीचेरी। ठीक है, ये दोनों जो जिले हैं ये कहाँ पर आते हैं? तो ये तमिलनाडु के अंदर आते हैं। और उसके बाद जो यनम है ये कहाँ आता है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर यनम है। और माहे कहाँ पर है? तो केरल के अंदर माहे पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद कौन सा दिवस मनाया गया है? अब की बार 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अब की बार मनाने की घोषणा की गई है, स्टार्टअप दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि स्टार्टअप वीक कब से कब तक मनाया गया। स्टार्टअप वीक है 10 से 16 जनवरी स्टार्टअप वीक है। और स्टार्टअप स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? तो स्टार्टअप स्कीम शुरू होती है 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप स्कीम स्टार्ट होती है। और जो ये स्टार्टअप है ये किस लिए स्टार्ट की गई है? तो जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई। और जो यूनिकॉर्न है, ये क्या होता है? जो बड़ा स्टार्टअप है उसको क्या कहते हैं हम? बड़ा स्टार्टअप है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। और इस मामले में फर्स्ट कौन है? तो यूएसए इसके अंदर टॉप है। सेकंड पोजीशन पर चाइना है। और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर कौन है? तो थर्ड नंबर पर है इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है।
23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, और 23 जनवरी के दिन ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित करने की घोषणा की है। और जब तक इनकी मूर्ति बनकर तैयार होती है तब तक उनकी मूर्ति का होलोग्राम वहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बात आती है यूएनडीपी की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। उसके बाद देखिएगा कि जो यूएनडीपी है इसने क्या किया है? इसने फर्स्ट टाइम युवा जलवायु चैंपियन पुरस्कार ये किसको मिला है? तो ये मिला है प्राजक्ता कोहली को। ये युवा जलवायु चैंपियन पुरस्कार मिला है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है प्राजक्ता कोहली को। और ये क्या है? ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत की पहली महिला हैं, ये युवा जलवायु चैंपियन पुरस्कार प्राप्त करने वाली। ठीक है, और ये जो प्राजक्ता कोहली हैं इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इनको मानसिक स्वास्थ्य के सेक्टर में काम करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, और उसके बाद महिला जागरूकता के लिए काम करने के लिए इनको ये युवा जलवायु चैंपियन पुरस्कार दिया गया है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो यूएनडीपी है ये कौन सा इंडेक्स जारी करता है? तो एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये जो एसडीआई इंडेक्स है ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1990 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसके अंदर एसडीआई इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो 131 इंडिया की रैंक है। और इसके आधार कितने हैं? जो एचडीआई है इसके आधार कितने हैं? तो 3 इसके आधार हैं। कौन कौन से हैं? तो साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। साक्षरता, सेकंड है जीवन प्रत्याशा, और ये है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जो बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ये रिपोर्ट आई है हाल ही में। बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको व्हीकल्स को पीएसएल का क्या मतलब है? प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के अंदर डाल दिया जाए। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में इनको डाल दिया जाए। ठीक है, और देखिएगा जो ये प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है मतलब पीएसएल, इसका क्या मतलब है कि जो भी कोई जैसे कि कोई बैंक है वो किसको लोन देना चाहेगा? जो कि जिससे उसको वापस पैसा मिलता लगेगा, जो मतलब जो देने के लायक होगा उसी को ये पैसा दिया जाएगा, जिसको भी ये लोन देगा। तो ऐसा जो जिसका बड़ा सारा कारोबार होगा, ऐसा लगता होगा कि भाई ये वापस कर देगा, ब्याज चुकता कर देगा, उसी को बैंक लोन देगा। और ये जो बैंक हैं, सारे के सारे बैंक हैं, ये इसीलिए जो एग्रीकल्चर है उस एक
बहुत बड़ा हिस्सा है पीएसएल का, उसमें ये बैंक उसको ब्याज देने के लिए राजी ही नहीं है। इसीलिए जो एग्रीकल्चर है इसमें, जो पीएसएल सेक्टर है इसमें बैंक क्या करेगा कि जो 40% हिस्सा है अपने लोन का, 40% अपने लोन का हिस्सा इस पीएसएल सेक्टर को ब्याज पर देगा। इस पीएसएल क्षेत्र को ब्याज पर देना इनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, इनके लिए ब्याज पर देना इनको अनिवार्य है। और इसी कारण जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको भी पीएसएल सेक्टर के अंदर डाल दिया गया है। और इसका जो मेन एग्जांपल, सबसे बड़ा जो हिस्सा है इसके अंदर पीएसएल सेक्टर के अंदर, वो कौन सा है? तो एग्रीकल्चर इसके अंदर सबसे मेन हिस्सा है। उसमें देखिएगा कि जो ये जो बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया ये रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है नीति आयोग। और ये इसको जो ये इसमें डालेगा, जो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को इसमें डालेगा, तो ये कौन डालेगा? आरबीआई। पीएसएल सेक्टर के अंदर कौन डालेगा? आरबीआई। नीति आयोग के द्वारा की गई है। और उसके बाद इसके साथ कौन है? रॉकी माउंटेन फाउंडेशन। और इसके साथ कौन है? इनके साथ हैं आरएमआई इंडिया इनके साथ है। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। आरएमआई इंडिया, नीति आयोग, रॉकी माउंटेन फाउंडेशन ने मिलकर ये बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको पीएसएल कैटेगरी के अंदर डाला जाए। पीएसएल कैटेगरी में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी सेक्टर पीएसएल कैटेगरी के अंदर आएंगे, उनको बैंक जो है वे 40% अपने लोन का हिस्सा जरूर उनको देने के लिए वे बाध्य होंगे, मतलब वो उनके लिए अनिवार्य होगा। इसीलिए जो पीएसएल सेक्टर है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर है ये एक मेन पार्ट है इसका। और इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी डाल दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कौन सी योजना है? तो फेम योजना है। और इसी के तहत जो डीटीसी है उसने कौन सी बस निकाली है? तो इलेक्ट्रिक बस का संचालन उसने अभी स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस उसने लॉन्च की थी। उसके बाद जो है अटल इनोवेशन मिशन है, ये किसके द्वारा चलाया गया? तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया। और जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। और 2015 के अंदर इसका जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर 2015 के अंदर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और इसके पीएम खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये किसके द्वारा, जो नीति आयोग है ये कौन सा सूचकांक जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी सूचकांक जारी किया जाता है। और अब की बार ये फर्स्ट बहुआयामी सूचकांक आया है। ठीक है, और इसके अंदर टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप किया है बिहार ने। और सबसे कम गरीब कौन है? तो केरल सबसे कम गरीब है और बिहार सबसे ज्यादा गरीब है। उसके बाद की जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है आरबीआई। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? आरबीआई ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि समुद्री साझेदारी अभ्यास इसका आयोजन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? नौसेना के द्वारा ये अभ्यास किया गया है। और कब? तो जनवरी 2022 के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। और उसके बाद देखिएगा कि कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं। तो भारत और जापान देश इसके अंदर शामिल हैं। और इसमें भारत की तरफ से कौन से जहाज हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है? तो आईएनएस शिवालिक और आईएनएस
कदमत ने हम भारत की तरफ से इसके अंदर हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये हो गया समुद्री साझेदारी अभ्यास, जनवरी 2022 के अंदर इसका आयोजन किया गया और बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास किया गया और भारत और जापान के बीच है ये, और भारत की तरफ से INS शिवालिक और INS कदमत ने हिस्सा लिया है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे कि जो वरुण एक्सरसाइज है और गरुड़ एक्सरसाइज है और एक्स डेजर्ट नाइट है, एक्स डेजर्ट नाइट है, और कौन सी है तो शक्ति है, शक्ति। ये जो चारों एक्सरसाइज हैं ये किसके साथ की जाती हैं भारत की, तो भारत और फ्रांस के बीच ये चारों एक्सरसाइज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो मालाबार एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच की जाती है, तो जो क्वेड देश हैं उनके बीच ये मालाबार एक्सरसाइज की जाती है। क्वेड देश कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड USA, ये क्वेड देश के अंदर आते हैं और इनके साथ भारत की मालाबार एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन से है तो एक्वेरिन एक एक्सरसाइज है, एक्वेरिन। ये कौन से देश के साथ, तो मालदीव और भारत के बीच एक्सरसाइज होती है, कौन सी, एक्वेरिन एक्सरसाइज। एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल नगाह, ये कौन से देश के साथ, तो भारत और ओमान के साथ ये भारत की ओमान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो अल नगाह भारत की ओमान के साथ एक्सरसाइज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वन स्टॉप वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, वन स्टॉप वेबसाइट ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है दिल्ली के द्वारा। वन स्टॉप वेबसाइट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है। और क्यों लॉन्च की गई है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये क्या लॉन्च की गई है, वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, अब बात आती है दिल्ली की, तो जो दिल्ली पुलिस है इसने अपना पहला पॉडकास्ट जारी किया था, किस्सा खाकी का ये किसने जारी किया था, तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है और DTC के द्वारा इसका पहली इलेक्ट्रिक बस का संचालन किया गया है इसके तहत। उसके बाद है कि जो पहला स्मॉग टावर है, देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इस पहले स्मॉग टावर का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, तो कनॉट प्लेस दिल्ली में ये इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, E-लर्निंग पोर्टल लेड जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो E-लर्निंग पोर्टल लेड भी ये दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये किसके द्वारा जीता गया है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये किसके द्वारा जीता है, तो इसकी विजेता कौन रही हैं, पीवी सिंधु इसकी विजेता रही हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो हैदराबाद से ये बिलोंग करती हैं। और ये जो 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं, जीतने वाली एकमात्र महिला। ठीक है, अब ये जो 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक हुए थे, 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, 2021 में इनका आयोजन किया गया था। उसके अंदर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने अब सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है ये अपने नाम कर लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑपरेशन
ऑपरेशन खात्मा, ये किसके द्वारा, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन खात्मा जो है इस पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. गंजू, आर.सी. गंजू। और उसके साथ कौन है? अश्वनी भटनागर, अश्वनी भटनागर। जो आर.सी. गंजू और अश्वनी भटनागर ने मिलकर ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी है। और अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई थी, ममता बियॉन्ड 2021। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो जयंत घोषाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। और इंडोमिटेबल, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो जो इंडोमिटेबल है ये बायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की, अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो इंडोमिटेबल उसकी बायोग्राफी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये आप याद रखिएगा। जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और उसके बाद जो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक है ये किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है? इंडिया स्ट्रगल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021, ये रिपोर्ट आई है हाल ही में। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञान है, भारतीय मौसम संस्थान है, उसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अब बात आती है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1875 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और 1875 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो मृत्युंजय महापात्रा इसके अध्यक्ष हैं, मृत्युंजय महापात्रा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। और इसके द्वारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1930 में जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? संग्रहालय बनेगा हाल ही में 1930 में जंगल सत्याग्रह किसकी स्मृति में बनाया जाएगा? जंगल सत्याग्रह की स्मृति में एक संग्रहालय बनेगा। और ये संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो महाराष्ट्र के अंदर ये संग्रहालय बनेगा। ठीक है। अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो पुणे स्टेडियम है, पुणे में नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है। और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये भी पुणे के अंदर खोला गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है। लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार झील भी महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद जो कोयना बांध है महानदी पर, कोयना बांध ये कौन सी नदी पर है? कोयना बांध महानदी पर। और ये भी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर है कोयना बांध और लोनार झील। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो साउथ अफ्रीका है उसने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह, जो साउथ अफ्रीका है इसने क्या किया है कि इस साउथ अफ्रीका ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। ठीक है। लॉन्च किया
किसने? साउथ अफ्रीका ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। और ये देखिएगा कि जो अब बात आती है साउथ अफ्रीका की, ये साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है। तो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो 3 है। जो प्रिटोरिया कैपिटल है, प्रिटोरिया है, ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और जो ब्लोम फोंटेन है, ब्लोम फोंटेन जो कैपिटल है ये कैसी है? तो ये जुडिशियल कैपिटल है, जुडिशियल का। और उसके बाद केपटाउन है, ये कैसी है? तो लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है? तो केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है। उसके बाद जो ये साउथ अफ्रीका है, इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा हाल ही में यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है स्पेस एक्स कंपनी ने, स्पेस एक्स जो कंपनी है इसने क्या किया है? 49 स्टारलिंक जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च किया है। स्पेस एक्स कंपनी ने 49 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। जो ये स्पेस एक्स कंपनी है ये किसकी कंपनी है? तो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी। और इसी ने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके अपनी ये रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो जो ये सम्मान दिया जाएगा असम वैभव सम्मान, रतन टाटा जी को ये सम्मान दिया जाएगा, रतन टाटा को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस जी का हाल ही में उनके 125वीं जयंती मनाई गई है, उसके बारे में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? तो कटक उड़ीसा के अंदर इनका जन्म होता है। कटक उड़ीसा में इनका जन्म होता है। अब बात आती कटक की, तो कटक कौन सी नदी के किनारे है? कटक है महानदी के किनारे। ठीक है, और कटक में ही क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी कटक उड़ीसा के अंदर है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम सुभाष चंद्र बोस जी की। तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म कहाँ पर होता है? कटक उड़ीसा के अंदर इनका जन्म होता है। उसके बाद जो 1938 है उसकी ये जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। और उसके 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसमें भी जो बाई इलेक्शन है वो कौन चुने जाते हैं? तो बाई इलेक्शन चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की महात्मा गांधी के साथ अनसुनी होने के कारण, कहा सुनी होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी इसे इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद जो इसकी कमान संभालते हैं वो कौन संभालते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन की, त्रिपुरी अधिवेशन की कमान संभालते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक का नाम है। और आ जाए कि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद ये क्या करते हैं? 1939 के अंदर ही ये एक ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है 1939 के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके देखते हैं कि जो ये सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? देखिएगा,
सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? तो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर। और जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है ये कहाँ पर है? तो सुभाष चंद्र जो रोस द्वीप है उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और ये कहाँ है? तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर है रोस द्वीप। और उसके बाद जो हावड़ा कालका ट्रेन है, हावड़ा कालका एक्सप्रेस है, इसका नाम चेंज करके किसके नाम पर कर दिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो आजाद हिंद फौज है, आजाद हिंद फौज, इसके जो खिलाफ आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। और इसके खिलाफ जो मुकदमा चला था, इसके खिलाफ मुकदमा चला, उस मुकदमे को क्या कहा जाता है? मुकदमा चला उसे क्या कहते हैं? तो उसे लाल किला मुकदमा कहा जाता है, लाल किला मुकदमा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं 23 जनवरी 2021 से इनके जन्म दिवस पर 23 जनवरी 2021 से जो इनका जन्मदिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 2022 के अंदर इनका कौन सा मनाया गया है? तो 125वीं जयंती इनकी मनाई गई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ये पुरस्कार दिए गए हैं 2021 के, ये पुरस्कार 2022 के ये पुरस्कार दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और ये 2 श्रेणियों के अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट इज व्यक्तिगत श्रेणी में, दूसरा है संस्थागत श्रेणी। एक व्यक्ति को दिया गया है और उसके बाद एक किसको दिया गया? संस्था को दिया गया है। तो संस्था कौन सी है? संस्था है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान है, उसको क्या दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया है। उसे वहीं देखिएगा कि जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें किसे दिया गया है? तो जो प्रोफेसर विनोद शर्मा है इनको 2022 का व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद जो 2021 का दिया गया था ये किसको दिया गया? तो राजेंद्र भंडारी को 2021 का दिया गया था। 2021 का किसको दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो राजेंद्र भंडारी को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाते हैं उनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया और उनको बंगबंधु की उपाधि से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2021 के अंदर। और ये किसे दिया गया? तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया नीलमणि फूकन को, फूफा जी को मनाना। ठीक है, उसके बाद है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आपके फूफा जी मान गए तो आपकी मौजा ही मौजा। तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2022 के लिए दिया गया और ये किसको दिया गया? तो दामोदर मौजा को ये दिया गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो नीलमणि फूकन को है ये एक असमिया कवि हैं तो असम भाषा के लिए दिया गया और इनको कौन सी भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजा को दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि जो नेताजी पुरस्कार है ये 2022 का कौन से देश के जो पूर्व
पीएम हैं उनको सम्मानित किया गया है। नेताजी पुरस्कार 2022 से किस देश के पीएम को सम्मानित किया गया है? तो जापान के पूर्व पीएम हैं, कौन है? शिंजो अबे, जिनको कि ये नेताजी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, जापान के पूर्व पीएम हैं ये। और अभी हाल ही में जापान के पीएम कौन है? वर्तमान में जापान के पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदो जापान के वर्तमान में पीएम हैं। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। और जो जापान की करेंसी है वो क्या है? येन जापान की करेंसी है। ठीक है, ड्यूअल मोड वाहन किसने लॉन्च किया था हाल ही में? ड्यूअल मोड वाहन किसने लॉन्च किया? तो जापान ने ड्यूअल मोड वाहन लॉन्च किया था। और जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है, फुकुओका ग्रैंड प्राइज, ये किस भारतीय को मिला है? तो पी साईनाथ को प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड प्राइज मिला है। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है कि जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर स्थापित की जाएगी। और ये इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, प्रतिमा अनावरण किया जाएगा। और ये किसकी प्रतिमा होगी? तो जो संत रामानुजाचार्य इनकी ये प्रतिमा होगी। और ये जो प्रतिमा होगी इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 216 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये सेकंड लार्जेस्ट सीटिंग स्टैच्यू होगा। सेकंड लार्जेस्ट सीटिंग स्टैच्यू कौन सा होगा? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, उसके और जो फर्स्ट लार्जेस्ट सीटिंग स्टैच्यू है, सीटिंग स्टैच्यू मतलब बैठी हुई मूर्ति। ठीक है, सीटिंग स्टैच्यू है, ये कहाँ पर है? तो ये है थाईलैंड के अंदर। और थाईलैंड में किसकी प्रतिमा है? तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। तो थाईलैंड के अंदर किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट सीटिंग स्टैच्यू है। ठीक है, और देखिएगा कि जो संत रामानुजाचार्य हैं ये इन्होंने किस लिए क्या काम किया था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ। और इन्होंने समानता, छुआछूत को कम करने पर बल दिया, छुआछूत को समाप्त करने पर बल दिया, और समानता पर बल दिया, और भक्ति मार्ग पर इन्होंने बल दिया, भक्ति मार्ग पर बल दिया। ठीक है, तो इनके लिए इनकी जो मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? हैदराबाद के अंदर ये स्थापित की जाएगी। और कब? 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी थी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये कहाँ पर है? तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर साधु बेट द्वीप पर ये मूर्ति है, साधु बेट द्वीप पर ये मूर्ति है, गुजरात में साधु बेट द्वीप पर। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। जो केवड़िया है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली फर्स्ट सिटी कौन है? केवड़िया है। और उसके बाद जो केवड़िया के अंदर ये रेलवे स्टेशन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया था। और जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ये कहाँ पर है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान के अंदर है, पाली राजस्थान के अंदर है। और जो सोजत मेहंदी है इसको जीआई टैग दिया गया है,
जीआई टैग दिया गया है ये किस कहाँ की है, तो ये पाली राजस्थान को सोजत मेहंदी के लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और जो ये जीआई टैग है ये कब का एक्ट है, तो 1999 का एक्ट है और 2003 के अंदर ये लागू होता है। 2004 में ये फर्स्ट किसको दिया जाता है, तो जो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको फर्स्ट जीआई टैग 2004 के अंदर दिया जाता है। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।